हेलो दोस्तों। ट्रेडिंग टेक चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आज हम म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने हमेशा सुना है म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन म्यूचुअल फंड क्यों सही है? आज हम इसी के बारे में समझेंगे और इसी बात को हम डिस्कस करेंगे कि हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। और ये सारी बातें मैं अपने लॉन्ग एक्सपीरियंस भी आप पर आपको शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट किया है और ट्रेडिंग में भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन जो रिटर्न म्यूचुअल फंड में मिलते हैं, वो रिटर्न ट्रेडिंग में बहुत डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग होता है। मैं उसके रीजन भी आपको दूंगा। एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए म्यूचुअल फंड क्यों फायदेमंद है और ट्रेडिंग क्यों डिफिकल्ट है। आप देखेंगे कि बहुत बड़े ट्रेडर हुए हैं, पीटर लिंच, उन्होंने भी बोला इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आर द परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर पीपल हु वांट टू ओन स्टॉक विदाउट डूइंग देयर ओन रिसर्च। मींस कि अगर आप अपनी रिसर्च नहीं कर सकते हैं और आपको स्टॉक इन्वेस्टमेंट करना है, तो दैट इज अ म्यूचुअल फंड इज द राइट वे टू इन्वेस्ट। अदरवाइज आप हमेशा लॉस ही बनाएंगे। हो सकता है समटाइम्स आपको फायदा हो, बट वो लॉन्ग टर्म है और कंटिन्यूअस प्रॉफिट लेना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो ट्रेडिंग में आपको फोबिया बना रहेगा मार्केट वॉलेटिलिटी का। मीन्स मार्केट अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, जो स्टॉक आप ले रहे हैं, जनरली क्या होता है प्रैक्टिकली जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, तो जो स्टॉक आप लेते हैं वो नीचे जाता जाता है और डाउन होता जाता है, और जो सेल करते हैं वो अप जाएगा। तो ये आपको एक बहुत ही टेंशन देता रहेगा। और अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग में आपको डेली मार्केट एनालिसिस करना बहुत डिफिकल्ट होगा और वो आपको टेंशन क्रिएट करेगा, जिससे कि ना तो आप जॉब पर फोकस कर पाएंगे और ना ही मार्केट फोकस कर पाएंगे। हो सकता है कि समटाइम्स आप पैसा बना भी लें, लेकिन कंटिन्यूअस पैसा बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना होगा। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और दूसरा साइकोलॉजी होनी चाहिए कि मतलब ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है। और वो दोनों न्यू इन्वेस्टर के पास होते नहीं है, ना तो उसको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, ना उसे साइकोलॉजी होती है कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। तो न्यू इन्वेस्टर के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अर्न मनी फ्रॉम द ट्रेडिंग। देन हाउ यू विल मेक मनी फॉर फ्यूचर गोल्स लाइक अर्ली रिटायरमेंट, किड एजुकेशन, जो कि आजकल सबका ड्रीम होता है और बहुत पॉपुलर है अर्ली रिटायरमेंट लेने के लिए। तो उसके लिए पैसा कैसे आएगा? यह भी मैं अपने लगभग 10 साल के ट्रेडिंग और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जितना पैसा लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके, और वो भी बिना टेंशन के बना सकते हैं, ट्रेडिंग से बहुत ही मुश्किल है, आप कभी नहीं बना पाएंगे। और ट्रेडिंग से ही बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 5 to 7 years उसको देने पड़ेंगे, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, अच्छे से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को समझना पड़ेगा। मोर ओवर ट्रेडिंग से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप करना। क्योंकि ट्रेड तो आप कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन अगर वो साइको किसी से पूछ के भी ले लेंगे, लेकिन अगर वो साइकोलॉजी नहीं होगी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, तो आप उसे प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाएंगे। और हाँ, दूसरों की टिप्स पे ट्रेड लेकर कभी पैसा नहीं बनता है। एक दो बार बन भी जाएगा तो नेक्स्ट बार उतना लॉस होगा कि मतलब आप देखते ही रह जाएंगे, जो बनाया वो भी गया और आपका खुद का मनी भी चला जाएगा, ये भी आप ही मार्केट से गायब हो सकते हैं। तो आई वेंट थ्रू ऑल दोज थिंग्स और दो सिनेरियो that at the beginning of my trading career, that's why I'm sharing my experience with you। तो इसलिए बेटर है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, बिकॉज फंड मैनेजर की पूरी एनालिस्ट की टीम होती है, जो जिनका यही पूरा फुल टाइम जॉब है। वो वो आपको जितने बेटर रिटर्न्स दे सकते हैं, आप इंडिविजुअल वो रिटर्न अर्न करने में काफी आपको मुश्किल होगा। नो डाउट म्यूचुअल फंड के लिए चार्ज करेगा आपको, बट अकॉर्डिंग टू मी आप टेंशन फ्री अपने जॉब पर फोकस कर सकते हैं, अपने बिजनेस पर फोकस कर सकते हैं। बट मेक श्योर वो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होना चाहिए, क्योंकि मार्केट कभी भी किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है। और अगर आपने बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है, लेट्स से 1 ईयर के लिए, और मार्केट उस समय बियरिश है, मींस डाउन साइड में है, तो आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो नेगेटिव होगा, और आप अपना जो होप है वो, और जो अपना बिलीव है म्यूचुअल फंड में, वो आप लूज कर जाएंगे। तो आपका होराइजन एटलीस्ट एटलीस्ट 3 इयर्स का होना चाहिए,
एक्सटेंडेड टू 5, 10 और 20 ईयर्स का टू अचीव द बेटर गोल्स। तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपका इतना लंबा होराइजन है, लेट्स से 10 to 20 ईयर्स। देयर आर टू वेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। फर्स्ट इज थ्रू सिप। तो SIP is basically a systematic investment plan, means आप मंथली, वीकली, डेली या बाई वीकली, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें, कुछ भी एक फिक्स अमाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। एंड मिनिमम अमाउंट इज ₹500 पर मंथ फॉर द SIP। एंड लेट से आपको 10,000 का सिप में इन्वेस्ट करना है, तो आप वीकली 2,500 इन्वेस्ट कर सकते हैं, और फॉर बेटर एवरेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू, और 10,000 लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं पर मंथ। सिप के थ्रू इन्वेस्ट करने से क्या फायदा होता है? बेसिकली आपकी इन्वेस्टमेंट एवरेजिंग परफेक्ट होती है। मार्केट एंड अप डाउन होता रहेगा, तो उसमें आपकी एवरेजिंग अच्छी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट डाउन जा रहा है, देन सेम प्राइस पर आपको NAV कम मिल रही है, मीन्स ज्यादा यूनिट अलोकेट होंगी। ओके। एंड मार्केट हाई है तो कम यूनिट अलोकेट होंगी, बट एवरेज विल बी गुड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन अ लॉन्गर रन। इम्पोर्टेंट थिंग इज लॉन्गर रन, मीन्स अगर आप 4-6 महीने में या साल भर में देखेंगे तो उतना आपको इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। बट अगर आप 5 ईयर्स के टेन्योर में देखेंगे, देन यू कैन सी कि काफी अच्छी एवरेजिंग हुई है और आपको ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है। So in my opinion, SIP is the best way of investment, because when market is going down, then everyone is fearful to invest, क्योंकि पता नहीं कितना और डाउन जाएगा। बट SIP बैंक अकाउंट से ऑटो डिडक्ट हो जाती है। लाइक नो माइंड गेम, नो इमोशन, बस यस। कभी भी फॉलिंग मार्केट में आपने SIP किया हुआ है, उसको स्टॉप नहीं करना। ये गलती कभी मत करना कि मार्केट गिर रहा है और आप अपने SIP को स्टॉप कर दें। फॉलिंग मार्केट में जितना मैक्सिमम हो सके उस समय इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज इफ योर होराइजन इज लॉन्ग, तो लॉन्ग टर्म में वही इन्वेस्टमेंट आपको इतने अच्छे रिटर्न दिखाएगा जो आपने फॉलिंग मार्केट में किया हुआ है। तो कमेंट मी इफ यू वांट टू सी द सिप लाइव अकाउंट इन अ नेक्स्ट वीडियो। फॉलिंग मार्केट में किस तरीके से बिहेव करता है, और जब मार्केट हाई पर होता है तो किस तरीके के रिटर्न्स आते हैं। Second is the lump sum investment. तो इन अ lump sum investment, आप वन टाइम में पैसा डालते हैं, लेट से 1 लाख रुपया एक बार में ही डाल दिया। आपको रिपीटेटिव नहीं इन्वेस्ट करना होता है। तो इस केस में अगर मार्केट हाई है और आपने उस समय इन्वेस्ट किया है, लेट से इन सितंबर 2024, मार्केट 26,200 पे थी निफ्टी, उस समय आप सम इन्वेस्ट करते तो अभी आपका पूरा पोर्टफोलियो रेड होता, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 20% ऑलमोस्ट करेक्ट हो चुकी है अपने हाई से। तो आप अपना अगेन पेशेंस लूज कर सकते थे। और लेकिन अगर ऑन अ वाइस वर्सा, अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हैं और मान लीजिए मार्केट यहाँ से घूम के दोबारा नेक्स्ट हाई बनाते हैं, तो यू विल फील लकी कि मैंने राइट टाइम पे इन्वेस्ट किया है। तो लमसम इन्वेस्टमेंट, अगर आपके पास पैसा है और आप लॉन्ग टर्म व्यू से चल रहे हैं, 5 to 10 ईयर्स, तो यू कैन इन्वेस्ट। बट फॉर अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ विद इन अ ईयर, आई विल से इट्स बेटर टू अवॉइड फॉर लमसम इन्वेस्टमेंट। आप अगर न्यू इन्वेस्टर हैं तो आई विल सजेस्ट बेटर टू गो विद द सिप। जब मार्केट वॉलेटिलिटी का आइडिया हो जाए, तब आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज म्यूचुअल फंड सिलेक्शन कैसे करना है। और तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया हैं, जिनको मैं यहाँ लिस्ट डाउन कर रहा हूँ। फर्स्ट इज द रिस्क एपिटाइट। आपकी रिस्क एपिटाइट कितनी है? अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, तो हाइब्रिड और फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आप बिल्कुल मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड इज द रिटर्न परफॉर्मेंस। जब भी आप किसी फंड में इन्वेस्ट करने वाले हैं, किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको उसके रिटर्न परफॉर्मेंस देखनी चाहिए। उस म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया हुआ है 5 to 10 ईयर्स में। अगर आप रिटर्न देख रहे हैं, तो उसमें ये ना देखें कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में कितना रिटर्न दिया है, बल्कि आप लॉन्गर टर्म में रिटर्न देखें कि उसने 5 से 10 साल में परफॉर्मेंस कैसी रही है।
उसी से आपको क्लियर आइडिया लग पाएगा कि फंड की परफॉर्मेंस कैसी रही है। बट हाँ, ये कोई श्योरिटी नहीं है कि फंड परफॉर्मेंस फ्यूचर में भी वही रहेगी। लेट्स से पिछले 5 to 10 ईयर्स में जो फंड ने परफॉर्म किया है, हो सकता है कि उससे बेटर परफॉर्म करे नेक्स्ट 10 ईयर में, और हो सकता है उससे थोड़ा कम परफॉर्म करे। बट इट विल गिव यू अ फेयर आइडिया वेदर यू शुड इन्वेस्ट इन दैट फंड और नॉट। थर्ड इज the asset under management, AUM, मीन्स फंड का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है। वो मॉडरेट होना चाहिए, ना तो बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड होना चाहिए और ना बहुत छोटा म्यूचुअल फंड होना चाहिए। ये आप एनालिसिस कर सकते हैं मनी कंट्रोल पर या और किसी भी साइट पे। नेक्स्ट इज द टोटल एक्सपेंस रेशियो। इट इज एन एनुअल कॉस्ट फॉर मैनेजिंग द फंड, जनरली बिटवीन 4.4 to 1% वेरी करता है। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा फंड बेटर है बेस्ड ऑन दिस TER। जनरली निफ्टी ETF में ये बहुत कम रहता है, 0.3 0.2 के अराउंड रहता है, बिकॉज उसमें ज़्यादा माइंड गेम नहीं होता है। डायरेक्टली निफ्टी के जो निफ्टी 50 या निफ्टी 100 के जो फंड होते हैं उसमें फंड मैनेजर को इन्वेस्ट करना होता है। लेकिन वहीं आप अगर स्मॉल कैप, लार्ज कैप या मिड कैप फंड्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये TER अराउंड 1% तक मिलेगा। Next is the exit load. So this is a one-time fee which generally mutual fund charge if you exit early, because mutual fund avoid करना चाहते हैं या discourage करना चाहते हैं for early exit of mutual fund। तो उनके एक फिक्स टेन्योर होता है, उससे अगर पहले आप एग्जिट करते हैं तो वो आपसे ये एग्जिट लोड चार्ज करते हैं। सो दीज आर द 5 डिफरेंट क्राइटेरिया, बेस्ड ऑन दैट you can decide which mutual fund is perfect. Now we will see like how many mutual fund types are there in the market. So start with the large cap. So large cap fund basically ये generally large cap कंपनियां में I can say top 100 companies like Reliance, TCS, Infosys, Titan, Maruti, जो भी बड़ी कंपनियां हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं। आप देखेंगे इसमें 100% इन्वेस्टमेंट नहीं रहता, बट मैक्सिमम मनी लार्ज कैप में रहेगा, अराउंड 60-70% मनी लार्ज कैप में रहेगा। रिमेनिंग स्मॉल कैप में और मिड कैप में भी हो सकता है। इसमें बीटा कंपेरेटिवली कम होता है, मीन्स वॉलेटिलिटी कम मिलेगी। इफेक्टिवली आपकी फंड परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा एक साथ अप एंड डाउन नहीं होती, क्योंकि फॉर एग्जांपल रिलायंस का स्टॉक अगर आज 1300 पे चल रहा है तो वो 2600 फटाक से नहीं हो जाएगा, या 3 मंथ में या 5 मंथ्स में नहीं हो जाएगा। सिमिलरली वो 600 एक साथ नहीं हो जाएगा 3 4 5 मंथ्स में। तो इनका मूवमेंट थोड़ा स्लो रहता है, बट आपकी वॉलेटिलिटी कम रहेगी और आपको हेल्प करेगा पेशेंस मेंटेन करने में। तो आप अगर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपको बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी ना फेस करनी पड़े और आपका पेशेंस बना रहे। इसका डिसएडवांटेज भी है कि रिलेटिवली लोअर ग्रोथ पोटेंशियल होता है इसमें। सेकंड इज अ मिड कैप म्यूचुअल फंड। मिड कैप म्यूचुअल फंड जिसमें मैक्सिमम मनी मिड कैप कंपनीज में होता है ऑन अ बेसिस ऑफ मार्केट कैप। दीज कंपनीज स्टार्ट फ्रॉम रैंकिंग फ्रॉम 101 to 250। थोड़ा मीन्स स्मॉल अमाउंट लार्ज कैप में रहता है, स्मॉल अमाउंट स्मॉल कैप में भी रहता है, बट मैक्सिमम अमाउंट मिड कैप में रहता है। वो आप चाहें तो मनी कंट्रोल पे अगर कोई भी फंड आप चेक कर रहे हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, तो उसमें आपको क्लियर डिटेल मिल जाएगी कि कितना परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके के फंड्स में है। ये कंपनीज हाई बीटा रहती हैं, मीन्स हाई वोलेटिलिटी कंपेयर टू द लार्ज कैप बट लेसर देन द स्मॉल कैप। और दूसरा इसमें फंड परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में लार्ज कैप से बेटर हो सकती है। थर्ड इज द स्मॉल कैप, जिसमें मैक्सिमम स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट होता है, मैक्सिमम अमाउंट। और ये लगभग मार्केट कैप के अकॉर्डिंग बियॉन्ड 250 जो कंपनीज होती हैं वो हैं इंडिया में। इसका लिटिल अमाउंट आई विल से लार्ज कैप में रहेगा, लिटिल अमाउंट मिड कैप में रहेगा, बट मैक्सिमम अमाउंट इसका स्मॉल कैप में रहेगा, जिसकी वजह से इसकी वॉलेटिलिटी हाई होती है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये बहुत तेजी से ऊपर जा सकता है, बट ऑन अ वाइस वर्सा अगर मार्केट फॉल हो रही है तो ये बहुत तेजी से नीचे भी आ सकता है।
लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो इनका परफॉर्मेंस एंड रिटर्न काफी बेटर होता है लार्ज कैप और मिड कैप के कंपेरेटिव। Next is index fund. So index fund is nothing basically index, let's say Nifty 50, Nifty 100, उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें मूवमेंट मार्केट के अकॉर्डिंग होता है, मींस निफ्टी के अकॉर्डिंग होता है, और बहुत ज्यादा इसमें एनालिसिस फंड मैनेजर को नहीं करना पड़ता, तो इस वजह से इसकी जो टीआर है वो भी काफी कम रहता है। नेक्स्ट इज सेक्टोरियल फंड। सो सेक्टोरियल फंड प्राइमरी इन्वेस्टमेंट करते हैं पर्टिकुलर सेक्टर में, लाइक बैंकिंग हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी। ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर हैं, तो ये एक ही सेक्टर में फोकस करते हैं, इसलिए इसमें डाइवर्सिफिकेशन बहुत कम होता है। अगर सेक्टर अच्छा चल रहा है तो अच्छा रिटर्न आएगा, और अगर किसी सेक्टर में पर्टिकुलरली कोई प्रॉब्लम है तो आपके परफॉर्मेंस रिटर्न काफी कम हो सकता है। तो मेरा पर्सनली सेक्टोरियल फंड में इंटरेस्ट काफी कम रहता है। मैं जनरली लार्ज मिड और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करता हूँ, बट हर किसी की अपनी चॉइस है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। इन सब चीजों के जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड और एनालिसिस, तो उसके ब्याह पे मैंने एक लिस्ट रेडी की है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि म्यूचुअल फंड में एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट करना कैसे है। तो इसमें मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ पैरामीटर कैप्चर किए, लाइक क्रिसिल रेटिंग, 1 ईयर परफॉर्मेंस, एयूएम एंड एक्सपेंस रेशियो कितना है। ये अगर आप फर्दर कोई भी लिस्ट बना रहे हैं तो इस तरीके से आप डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप एक जगह नोट करके देन आप एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा फंड आपके लिए बेटर है। तो इस लिस्ट में अगर आप देखेंगे, मैंने 2 लार्ज कैप फंड रखे हुए हैं, 3 लार्ज एंड मिड कैप फंड रखे हैं, 2 मिड कैप फंड रखे हैं, 3 स्मॉल कैप फंड रखे हैं, एंड फ्लेक्सी कैप फंड रखे हुए हैं। तो और एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसमें गोल्ड और कॉन्ट्रा फंड भी लिस्ट में ऐड किया है। कॉन्ट्रा फंड इज बेसिकली जिसमें अभी वैल्यूएशन काफी कम है, लेकिन फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि इनकी वैल्यूएशन काफी अच्छी होगी, तो उस तरीके के फंड्स को कॉन्ट्रा फंड कहते हैं। तो एवरेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म में आप इसको भी अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बना सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर उसमें से जो फंड उन्होंने कंसीडर किए हो वो चलेंगे तो उसके रिटर्न्स बहुत अच्छे आएंगे। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगेन उसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं दिख सकती, या हो सकता है थोड़ा और वो डाउन जाए। तो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए कॉन्ट्रा फंड को अपने पोर्टफोलियो में डालना बेटर है। आप एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स की रिटर्न कंपेयर कर सकते हैं, क्रिसिल रेटिंग भी देख सकते हैं। मेरा मानना है कि आप जब भी इन्वेस्ट करें तो कम से कम 3 या 4 फंड में डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाकर इन्वेस्ट करें। मीन्स जैसे मैंने आपको 14 फंड्स की एक लिस्ट दिया, ऐसे ही आप एक लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं बेस्ड ऑन फंड परफॉर्मेंस ऑफ लास्ट 5 to 10 ईयर। इट शुड बी मोर देन 15% रिटर्न्स। आप 1 लार्ज कैप, 1 मिड कैप और 1 स्मॉल कैप, 1 कॉन्ट्रा फंड एंड 1 गोल्ड ईटीएफ सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप लिस्ट बनाए। तो इस तरीके से टोटल आपके पास 5 फंड आ जाते हैं। उन 5 फंड में आप जो भी आपका पोर्टफोलियो और आपकी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग मनी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। लेट्स से अगर आप 50,000 इन्वेस्ट करने वाले हैं तो 10,000 कर सकते हैं इन ईच फंड। अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो स्मॉल कैप में ज्यादा कर दीजिए, लार्ज कैप में कम कर लीजिए। और अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो लार्ज कैप में आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, वहीं आप स्मॉल कैप में कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप 5 फंड सेलेक्ट करेंगे तो ओवरऑल एवरेजिंग आपकी अच्छी रहेगी, और मार्केट अप एंड डाउन्स में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। मीन्स अगर ऐसा पोर्टफोलियो डिजाइन किया है तो मार्केट एकदम ऊपर जा रहा है तो आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में अच्छे रिटर्न दे रहेंगे उस समय कंपेयर टू लार्ज कैप। और मार्केट जब काफी नीचे जा रहा होगा तो आपको लार्ज कैप में आपकी स्ट्रेंथ दिखाएगा पोर्टफोलियो की, और आपका पोर्टफोलियो एकदम से डाउन नहीं दिखेगा। यू कैन सी इन सारे फंड की क्रिसिल रेटिंग भी अच्छी है। दूसरा, इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। हम कह सकते हैं, अगर आप राइट साइड में देखेंगे, इनकी फंड परफॉर्मेंस इन 10 ईयर अराउंड 18 to 22% है। तो अगर आप एवरेज करेंगे तो इसकी एवरेज परफॉर्मेंस लगभग 17-18% आएगी।
बट मैं एक डिस्क्लेमर देना चाह रहा हूँ कि ये जस्ट कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट आपको अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। आप कोई भी पोर्टफोलियो, कोई भी फंड अपनी खुद की एनालिसिस से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको एक फॉर्मूला, शायद 72 का फॉर्मूला आपने सुना होगा। अगर लेट से इन सारे आपने इनमें से 5 फंड सेलेक्ट किया और उनकी एवरेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 18% है, तो आप 72 को 18 से डिवाइड करेंगे, 18 फोर जा 72, मीन्स 4 इयर्स में आपका पैसा डबल हो जाएगा, जो मेरे अकॉर्डिंग काफी एक अच्छी रिटर्न है अगर आप एवरी 4 इयर्स अपना पैसा डबल कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप एक बहुत बड़ा कॉर्पस रेडी कर सकते हैं अपने अर्ली रिटायरमेंट के लिए और फ्यूचर नीड्स के लिए। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हमें कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो लेट्स से 5,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1,000 इन ईच फंड। अगर आप 5 फंड सेलेक्ट कर रहे हैं, या आप अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन कहीं से एटलीस्ट शुरू करना होगा आपको। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ऐसा नहीं कि आप सोचते रहें कि बड़ा अमाउंट होगा तो ही मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट ज्यादा अमाउंट से कर सकते हैं देन इट विल बी बेटर। उसको समझना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड काम करता है प्रैक्टिकली। आप रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं, आप अपने फाइनेंशियल गोल अचीव करना चाहते हैं, तो 1,000 2,000 पर मंथ इन्वेस्ट करने से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। आई विल से कि आपको नो डाउट रिटर्न्स बेटर मिलेंगे, लेकिन आपके गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे। आप अच्छी रिटर्न ले सकते हैं, बट इफ यू हैव अ बिग गोल लाइक फाइनेंशियल फ्रीडम, अर्ली रिटायरमेंट, तो आपको कम से कम म्यूचुअल फंड में 50,000 से 1 लाख रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहिए, डिपेंड्स ऑन योर सैलरी लिमिट। और ये इन्वेस्टमेंट सैलरी का एटलीस्ट 25 to 40% होना चाहिए। अगर आप 50,000 पर मंथ 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो आप देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1.2 करोड़ है इन अ टेन्योर ऑफ 20 ईयर, but your return on investment will be 10.5 crore rupees, which is quite handsome amount even after considering the inflation to give you financial freedom। लेकिन वहीं अगर आप सोचते हैं कि मैं केवल 5,000 पर मंथ इन्वेस्ट करूं 20 साल के लिए, तो अगर आप 20 साल में 1 CR कर लेते हैं, कॉर्पस नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन 1 करोड़ आफ्टर 20 ईयर्स पीरियड ऑफ टाइम विद इन्फ्लेशन ऑफ 6 to 7%, इसकी वैल्यू आज के लगभग 25 to 30 लाख के बराबर होगी। इसलिए अगर आप जिस भी सैलरी ग्रुप में हैं, एटलीस्ट 25 to 30% अपनी सैलरी का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट शुरू करें, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो इसे बढ़ाते जाएं। सेकेंडली, पहले आप प्री डिसाइडेड अमाउंट इन्वेस्ट करें, फिर आप रिमेनिंग सैलरी से खर्चा करें, क्योंकि खर्चे की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन इन्वेस्टमेंट वो अमाउंट है जो आपको लॉन्ग टर्म में सपोर्ट करेगा। आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ कैलकुलेटर है, इसमें अगर आप 50,000 पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं और 18% रिटर्न आता है, जो हम पास्ट परफॉर्मेंस से देख चुके हैं, और अगर टेन्योर आपका 20 ईयर्स रहता है, तो आप देखेंगे कि टोटल वैल्यू आपकी 11.71 CR हो जाती है 20 साल में, और एस्टिमेटेड रिटर्न होता है उस पर 10.5 CR ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1.2 करोड़। तो आप देख सकते हैं कितना हैंडसम रिटर्न है, जो आपके काफी सारे गोल्स को फुलफिल कर सकता है। वहीं आप अगर लोअर सैलरी ग्रुप में है, तो एटलीस्ट आप 5,000 के इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं, ईयर ऑन ईयर उनसे इंक्रीज कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर हम 18% लेते हैं, तो इन अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स आप अराउंड 12 लाख इन्वेस्ट करेंगे, जो आपका टोटल वैल्यू हो गई वो 1.17 करोड़, ऑलमोस्ट 1.2 करोड़ हो गई। तो आप एक बहुत अच्छा रिटर्न्स म्यूचुअल फंड में बना सकते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड। सो प्लीज राइट मी इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द म्यूचुअल फंड। आपको मेरे सजेशंस और मेरा वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं रियल पोर्टफोलियो देखने में कि म्यूचुअल फंड से किस तरीके से रिटर्न बनते हैं, तो प्लीज कमेंट करें। मैं अगला वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि रियल पोर्टफोलियो कैसे इंक्लूड होता है लॉन्ग टर्म में। Thank you दोस्तों, see you soon in the next video।